I forgot to on the recording. तो हमें प्राइमरी सेक्टर से जो आयरन ओर मिल रहा है या एल्युमिनियम मिल रहा है, उसको हम इंडस्ट्रियल में रिफाइंड आपके जैसे आयरन से स्टील बनाए, सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। और टर्शरी सेक्टर्स में आ जाता है जो सपोर्टिंग सेक्टर्स होते हैं, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्कूल्स, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट, ओके, ये टर्शरी सेक्टर्स हो जाते हैं। अगर वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमी में देखा जाए तो वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमी एक तरीके से ऐसे चली है गाइस, मतलब सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर आया, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर आया, और फिर उसके बाद टर्शरी सेक्टर आया। वर्ल्ड की इकोनॉमी कुछ इस तरीके से चली है, मतलब फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर आया, पहले सब एग्रेरियन थे, आपके 18th सेंचुरी तक एग्रेरियन थे। लेट 18th सेंचुरी में आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की शुरुआत हुआ, ओके, तो धीरे धीरे वर्ल्ड के जो मेजर कंट्रीज थे वो सेकेंडरी सेक्टर की ओर बढ़े। उसके बाद जब इंडस्ट्रीज लग गई तो इंडस्ट्रीज को कुछ चीजें की जरूरत हुई, क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ा तो उन्हें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ओके, इंडस्ट्रीज की वजह से अर्बनाइजेशन हुआ। अर्बनाइजेशन की वजह से आपके स्कूल कॉलेजेस आए, क्योंकि इंडस्ट्रीज को स्पेशलिस्ट चाहिए थे, इंजीनियर्स चाहिए थे, स्कूल कॉलेजेस आए, तो उसकी जगह उसकी एजुकेशन इंडस्ट्रीज आई, हॉस्पिटल्स आए, तो उससे टर्शरी सेक्टर आया। तो फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, देन इज सेकेंडरी सेक्टर, एंड द थर्ड इज टर्शरी सेक्टर। ये एक इवॉल्विंग स्टेज है इंडियन इकोनॉमी की, ओके। बट इसमें एक एक्सेप्शन है गाइस, इंडियन इकोनॉमी में ये नहीं आता है। इंडियन इकोनॉमी में ये नहीं आता। इंडियन इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर था, और प्राइमरी सेक्टर के बाद हमने जो मेजॉरिटी जंप कर दी वो टर्शरी सेक्टर में जंप कर दी बाय स्किपिंग द सेकेंडरी सेक्टर। आई थिंक 2015 या 16 के मेंस का क्वेश्चन है, जो इन जनरल में हमेशा इसी चैप्टर में पढ़ाता था, कि हाउ वाज इट पॉसिबल दैट इंडियन इकोनॉमी डायरेक्टली जंप over from primary sector to tertiary sector or service sector by skipping the industrial sector, secondary sector. ये पॉसिबल कैसे हुआ? कोई मेरे को आंसर देना चाहेगा? इंडियन में प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर को छोड़ करके सीधे टर्शरी सेक्टर पे जंप लगा दी बाय स्किपिंग द सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से हमने सीधे सर्विस सेक्टर पे जंप लगा दी, सेकेंडरी सेक्टर को छोड़ दिया। ये पॉसिबल कैसे हो गया? सोचिए सोचिए। चलिए कोई बात नहीं, हम देखेंगे क्यों पहले हम देखेंगे क्यों पॉसिबल हुआ और कैसे पॉसिबल हुआ। पहली बात, क्यों जंप लगानी पड़ गई, क्यों हमारे सेकेंडरी सेक्टर नहीं स्ट्रांग हो पाया, और दूसरा और कैसे पॉसिबल हुआ कि इसको स्किप करके, इसको जो स्किप करके जो पॉसिबल हुआ उसका रीजन था बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इंडिया के पास, मतलब इंडिया ने 1992 से रिफॉर्म्स किए थे, तो रिफॉर्म्स मतलब इंडिया ने से अबाउट फ्रॉम द सेकेंड 5 ईयर प्लान के बाद अपनी इकोनॉमी बहुत ब्रॉड स्केल पे खोली थी, तो इंडिया पे इन्वेस्टमेंट आया, पैसे आए, ओके, आपके लिक्विडिटी आई, तो उस लिक्विडिटी को इंडिया ने एक तरीके से एफडीआई, एफआई के लिए इस्तेमाल किया। तो बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबलाइजेशन, तो जो हमें चीजों की जरूरत थी तो वो जरूरी नहीं कि हम बनाए, वी हैव द मनी, और ग्लोबलाइजेशन हो चुका था, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, कैपिटल होना शुरू हो गया था, तो हमें आसानी से हम चीजों को प्रोक्योर कर सकते थे वर्ल्ड के किसी कोने में। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू लिव इन देहरादून, तो यहाँ पे कई मेजर लेबोरेटरीज हैं,
आपके कई मेजर पैथ लैब्स हैं, पैथोलॉजीज हैं, जहां के आप इक्विपमेंट्स देखेंगे सब जीई के हैं, जनरल इलेक्ट्रिकल्स के। और वो जीई के इक्विपमेंट्स यहां नहीं बनते हैं, वो तो अमेरिका में बनते हैं, बाहर बनते हैं। तो यहाँ की पैथ लैब, देहरादून इज अ स्मॉल, मतलब उतना बड़ा टाउन नहीं है, उतना बड़ा सिटी नहीं है, तो यहाँ के जब पैथ लैब्स के को जरूरत पड़ी तो उन्होंने जस्ट दे बिकॉज दे हैव द मनी, इन्होंने वहां से प्रोक्योर कर लिया। अब जरूरी नहीं कि इंडिया बनाए वो उस इक्विपमेंट को, हम बाहर से भी प्रोक्योर कर सकते हैं। तो कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया हैड द मनी, ओके, और ग्लोबलाइजेशन हो चुका था। क्यों नहीं डेवलप हुआ वो मैं आपको आंसर में बताऊंगा, वो अभी डिक्टेशन होगा, वो चीज आपको बताएंगे। अब आजकल के लेटेस्ट जो इकोनॉमिस्ट हैं वो गाइस एक तरीके से इकोनॉमी को दो और सेक्टर में बांट देते हैं। वन इज क्वार्टरनरी सेक्टर, ये नया सेक्टर है, आपने पुरानी किताबों में नहीं देखा होगा, नई किताबों में दे रखा है, ओके। हो सकता है स्पेलिंग कर रहा हूं क्यूनरी की, ओके, मैं आपको सही बता दूंगा। क्यूनरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर एंड क्यूनरी सेक्टर, ओके। तो क्वार्टरनरी सेक्टर और क्यूनरी सेक्टर क्या है, होते हैं। क्वार्टरनरी सेक्टर एक नया सेक्टर आया है, उन्होंने कहा कि कोई भी चीज तब तक, कोई भी सेक्टर तब तक नहीं डेवलप हो सकता जब तक उसके लिए R&D ना हो, ओके, R&D ना हो, रिसर्च ना हो, तब तक वो एरिया बढ़ नहीं सकता। क्योंकि आज एक नया क्षेत्र आया है R&D का, और कंसल्टेंसी का, जैसे फॉर एग्जांपल TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ओके। तो TCS एक ऐसी कंपनी है जो कंसल्टेंसी देती है, जो सलाह देती है। एक नया वर्ग आया है। तो पहले इसको हम सर्विस सेक्टर में कहते थे, बट आज R&D, डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी को क्वार्टरनरी सेक्टर है। ये नॉलेजेबल सेक्टर है, प्रोफेशनल्स का सेक्टर है। क्वार्टरनरी को हम कहेंगे टोटली व्हाइट कॉलर जॉब, टोटली व्हाइट कॉलर जॉब। सेक्रेटरी में तुम कह सकते हैं पिंक कॉलर खप सकते हैं, जो लो पेड जॉब है, लाइब्रेरियन है, जो क्लर्क हैं, तो दे आर क्वार्टरनरी सेक्टर। वो पिंक कॉलर, वो टर्शियरी सेक्टर, पिंक कॉलर जॉब। जो बैंक पीओ हैं, ओके, बैंक मैनेजर्स हैं, PCS ऑफिसर्स हैं, वो व्हाइट कॉलर जॉब में आ जाते हैं। पर क्वार्टरनरी सेक्टर में सबके सब व्हाइट कॉलर जॉब है मोस्टली, बिकॉज वो R&D उसमें है, वो कंसल्टेंसी उसमें है। कंपनियां जैसे, इफ यू रिमेंबर, आप लोग में से जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया था कि जब एल्टन मायो से किस तरीके से ह्यूमन अप्रोच शुरू हुआ। तो हाथरॉन की जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी, जो कंटिन्यूअस फॉल पे जा रही थी, अपने घाटे जा रही थी, तो उसने एक साइकोलॉजिस्ट को, एक ह्यूमन आपके जिसने ह्यूमैनिटी के ऊपर काफी रिसर्च कर रखी थी, ओके, इंडस्ट्रियल रिसर्च कर रखी थी, उस बंदे को बुलाया। उसने कहा कि सर, हम तो पहले तो प्रॉफिट मेकिंग में जा रहे थे, अब हमारा घाटा हो रहा है, अब आप हमें बताएं हमारा घाटा क्यों हो रहा है। हमने सारी चीजें करके देख ली। तो क्या हुआ, ये कंसल्टेंसी सर्विस हुई। और तीसरा, पांचवा जो नया सेक्टर आ रहा है, वो भी एक आज की देन है, आज के इकोनॉमिस्ट कहते हैं पांचवा एक ऐसा सेक्टर है जिसे हम कहते हैं क्यूनरी सेक्टर। क्यूनरी सेक्टर इज जनरली फ्रीली अवेलेबल। जो डायरेक्टली तो इकोनॉमी में सीधे सीधे नहीं हस्तक्षेप करता, नहीं इंटरफेयर करता, बट इनडायरेक्टली उसका रोल बहुत है। क्यूनरी सेक्टर में जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें चीज दे रहा है, पुलिस आ जाती है, फायर डिपार्टमेंट आ जाता है, म्युनिसिपैलिटीज आ जाती है, जो सभी के लिए फ्री टू ऑल है। इवन देन स्टे एट होम पेरेंट्स आ जाते हैं क्यूनरी सेक्टर में। अब हमें और आपको, सपोज इफ यू आर अ प्रोफेशनल, ओके, जैसे
हमारे यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, ओके, जैसे प्रशांत हैं, सर्जना हैं, आप लोग मतलब एक एकेडमिक्स में है, एक प्रोफेशनल डॉक्टर है। तो अगर आपको सपोज घर वाले खाना ना दें, सपोज, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी घटेगी नहीं घटेगी? तो क्विनरी सेक्टर में स्टे एट होम पेरेंट्स भी आते हैं, या स्टे जो हाउस वाइफ या होम मैनेजर्स भी आती है, कि मेरे को मेरे टाइमली एक्टिविटीज जो मैं आपके मतलब आपको अपनी सर्विसेज देता हूं, उसके लिए मेरे को समय पे खाना, ब्रेकफास्ट, ये सारा चीज मेरे घर वाले अरेंज कराते हैं। तो डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन। तो इकोनॉमी के बेसिस ऑफ नेचर एक्टिविटी में हम 5 सेक्टर में इकोनॉमी डिवाइड करते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, यूनिटरी। क्लियर है गाइस? कोई डाउट तो नहीं? चलिए क्लास चैप्टर शुरू करते हैं। ओके सर। हाँ जी सर, बोलिए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। सर इकोनॉमी के अंदर स्टेट का क्या रोल होना चाहिए, और आज के हिसाब से इंडिया में सर स्टेट मतलब क्या इम्प्रूवमेंट किया? इकोनॉमी के हिसाब से स्टेट का क्या? मैं समझा नहीं, मैं थोड़ा सा आवाज जोर से बोलेंगे जुबैर? इकोनॉमी क्या के रोल होना चाहिए सर? सर व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट? व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट, या व्हाट जी, और शुड बी द रोल ऑफ स्टेट? नहीं सर, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट, और आज के टाइम से के अगर देखते हुए सर इंडिया में क्या चेंजेस की जरूरत है, क्या स्टेप लेने चाहिए स्टेट को इकोनॉमी के लिए आज के कोविड क्राइसिस के समय में? हाँ सर, मतलब आप क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफाई करें, कोविड क्राइसिस के समय में या नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में? सर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में सर अगर रोल हम, ऑफ द स्टेट इन एन इकोनॉमी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, नॉर्मल सर्कमस्टेंस मतलब हम कोविड क्राइसिस को हटा देना। हाँ जी। हाँ, अगर हम कोविड क्राइसिस को हटा दे, अगर जस्ट फॉर अ मोमेंट यू शुड इमेजिन दैट कि कोविड क्राइसिस, देयर इज नो कोविड क्राइसिस, नॉर्मली चीजें हैं, तो स्टेट का जो रोल आपके इंडियन इकोनॉमी में होता है, गाइस, सिंस वी हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में जैसे मैंने आपको कल बोला था कि प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करता है, बट फ्रॉम 1992 हमने एक तरीके से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अपनाया है, जिसमें हमारा जो टिल्टेशन है, जो हमारा झुकाव है, हमारी गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसी का झुकाव है, वो टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। सिंस आइदर द यूपीए और द एनडीए, दोनों की पॉलिसीज कहीं ना कहीं आपकी एक जैसी रही है। इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। इन्होंने इकोनॉमिक सेक्टर्स को धीरे धीरे ओपन करना शुरू किया है, ओके। तो आज के समय में अगर हम कोविड क्राइसिस को माइनस कर दें, जैसे दैट्स व्हाई आई हैव आस्क्ड, क्योंकि कोविड क्राइसिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, यहाँ पे ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ सेम अप्लाई नहीं हो सकती, ओके। कोविड क्राइसिस को अगर माइनस कर दिया जाए तो स्टेट का रोल जो होगा वो फैसिलिटेटर के रूप में ज्यादा होगा। स्टेट वहां पे अपना रोल ज्यादा प्ले करेगा जहां पे प्राइवेट सेक्टर रोल लीस्ट प्ले करना चाहता है। अब प्राइवेट सेक्टर कहां लीस्ट रोल प्ले करना चाहता है? जो मोस्टली नेशन बिल्डिंग चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, ओके, खासतौर से प्राइमरी एजुकेशन, ओके, आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो स्टेट का रोल आज अगर माइनस कोविड क्राइसिस के जैसे शुड बी मोर एज अ फैसिलिटेटर। आप प्राइवेट सेक्टर को बढ़िया रोड दीजिए, आप 24 आवर्स प्राइवेट सेक्टर को बिजली दीजिए। आप अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये अच्छा पॉइंट उठाया, हम चाहते हैं कि चाइना से कंपनी आए, ठीक है, पर जैसे ही कुछ स्टेट्स ने कहा, चाहे पंजाब हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, कुछ स्टेट्स ने कहा कि हम लेबर लॉज में रिफॉर्म कर रहे हैं, तो अपोजिशन सीधे बिल्कुल ज्वालामुखी विस्फोट हो गया कि लेबर लॉज में कैसे कर? सर हमारे लेबर लॉज बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं, हमारे लेबर लॉज आज के हिसाब से है नहीं। तो स्टेट शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर
of the economy, okay, facilitated in the economy, okay, not, और बस उसी सेक्टर में रोल प्ले करे जो कि स्ट्रेटेजिक हो, जो सामरिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गया, या आपके एटमिक एनर्जी हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, ओके, इन सेक्टर्स में स्टेट का रोल होना चाहिए। और दूसरी बात, जो आपके बेसिक सब चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ, ओके, उसमें भी स्टेट का रोल प्राइमरी इसलिए होना चाहिए बिकॉज इन इंडिया स्टिल वी हैव अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ पुअर पॉपुलेशन, ओके। तो अगर हम कोविड क्राइसिस को नहीं लेते हैं तो स्टेट का रोल मिनिमलिस्ट धीरे धीरे होना चाहिए, बिकॉज उसके अपने रीजंस हैं। जहां गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट इन जनरल, गवर्नमेंट एक छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, समझिए गाइस। यहाँ पे कुछ लोग जिन्होंने, जो बिल्कुल पहली बार अटेंड कर रहे हैं, या कुछ लोग जिनका एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं जानते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है, बट इकोनॉमी में डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट चाहिए होता है, वहां पे स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं चल सकता। इसलिए आपके एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, ये इसको ध्यान में रखते हुए प्राइवेट सेक्टर को प्रेफरेंस देना चाहिए। स्टेट का रोल फैसिलिटेटर के रूप में ज्यादा होना चाहिए, ओके, और मतलब स्टेट अनड्यू इंटरफेरेंस ना करे, लेवल प्लेइंग फील्ड रखे, ट्रांसपेरेंसी रखे। दिस इज द आंसर। क्लियर है? यस जुबैर? यस सर। ओके, बट ध्यान रखिएगा ये कोविड क्राइसिस नहीं है, कोविड क्राइसिस में रोल डिफरेंट हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने डेलिबरेटली आस्क किया कोविड क्राइसिस क्या है, और ये कोविड क्राइसिस अगर आप, ये हमने तब बताया है जब कोविड क्राइसिस नहीं, मतलब आप मान लो कोई कोविड क्राइसिस नहीं चल रहा, नॉर्मल चल रहा। अब अगर कोविड क्राइसिस चल रही है तो पहली बात है प्राइवेट सेक्टर ज्यादा रोल प्ले ही नहीं करेगा। प्राइवेट सेक्टर कहेगा कि हमारी चीजें बिकी नहीं रही। अब जैसे आजकल क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा सफर कर रही। क्लियर है गाइस? लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। ओके, सो हेडिंग डालिए क्लास। इकोनॉमिक सेक्टर्स, इकोनॉमिक सेक्टर्स और structural composition of the economy, or the structural composition of the economy, structural composition of the economy, देखिए guys, economic activities results in the production of goods and services, economic activities results in the production of goods and services, activities results in the production of goods and services, while sectors are the group of, while Sir, please repeat. economic activities results in production of goods and services, while sectors are the group of economic activities sectors are the group of economic activities classified on the basis of same criteria, classified on the basis of same criteria,
The Indian economy can be classified into various sectors. The Indian economy can be classified into various sectors on the basis of ownership, on the basis of ownership, working conditions, on the basis of ownership, working conditions, and the nature of activities, and the nature of activities. Nature of activities. In the nature of activities, in the nature of activities, there is a three sector hypothesis. There is the three sector hypothesis. Hypothesis in which a country's economy, in which country's economy can be divided into three sectors of activity. Country's economy can be divided into three sectors of activity. Sectors of activity, viz. A, extraction of raw material. Extraction, extraction, extraction of raw material, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्राइमरी. बी, मैन्युफैक्चरिंग, ब्रैकेट में लिखिए सेकेंडरी. सी, सर्विसेज, ब्रैकेट में लिखिए टर्शरी. tertiary. According to the, Sir, please repeat the B sector. B sector is manufacturing, that is secondary, and third is services, that is tertiary. According to the general theory of economy, according to the general theory of economy, the main focus of an economic activity, the main focus of economy activity shift from the primary to secondary, primary to secondary, and finally to tertiary sector. Primary to secondary and finally to tertiary sector. And finally to tertiary sector. Full stop. The increase in quality of life, the increase in quality of life, comma, social security, growth of education, culture, and avoidance of unemployment with reduction of poverty, and avoidance of unemployment with reduction of poverty are the effects of such transition.
are the effects of such transitions? Sir, with the reduction of Avoidance of unemployment with reduction of poverty are the effects of such transition. Full stop. Subheading डालेगा is primary sector. Primary sector. Primary sector. All economic activity was in the primary sector during early civilization. All economic activity was in the primary sector during early civilization. Full stop. Early civilization. sir, please repeat after primary sector. Yes. Anybody has a problem? Yes, sir, please repeat it. Your voice is not audible. What you are saying, Abhishek? Sir, please repeat. Okay. From where? कर दो. Sir, repeat. Whole. Sir, primary sector. Okay. देखिए, all economic activities was in the primary sector during early civilization. Early civilization. Full stop. In primary sector of economy, activities are undertaken by directly using natural resources. Activities are undertaken by directly using natural resources. Natural resources. Thus, the primary sector of the economy involves changing natural resources into primary products, changing natural resources into primary products, Most products from this sector are considered raw material for other industries. Most products from this sector are considered raw material for other industries. Full stop. Primary sector is so called primary because it forms the base for all other products.
it forms the base of it forms the base for all other products. People engaged in primary activities are called red collar workers. अब ये prelims है. In primary activities are called red collar workers. Red collar workers, full stop. Generally, countries with low per capita income, generally countries with low per capita income full stop. Major businesses in this sector include major business in this sector include agriculture, fishing, forestry, all mining and quarrying industries, all mining and quarrying industries, Pardon, sir. major business in this sector includes agriculture, fishing, forestry, all mining and quarrying, QUARRYNG, quarrying industries, dairy industry, etc. Dairy industry, etc. Primary sector is a larger sector in developing countries as compared to developed countries. Primary sector is larger sector in developing countries or LDCs, we लिख सकते हैं least developed countries, as compared to developed countries. Full stop. देखिए secondary sector. Sir, please repeat last line. Primary sectors is a larger sector in developing or LDCs, least developed countries, compared to developed countries. जैसे एनिमल हस्बेंड्री है वो अफ्रीका में ज्यादा डेवलप होगी आपके एज कंपेयर टू द जापान और अदर उसमें. ओके
ओके, ठीक है गाइस। सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। Secondary sector includes the industries where finished products are made from natural materials, where finished products are made from natural materials produced in the primary sector, produced in the primary sector. Sir, please repeat. Thus, the secondary sector of the economy includes, thus the secondary sector of the economy includes of the economy includes those economic sectors that create finished usable product, that create finished usable products सर रिपीट कर दीजिए। the secondary sector of the economy includes those economic sector that create finished usable products. This sector generally takes output of primary sector, generally takes output of primary sector of primary sector and manufacture finished goods or where they are suitable for use by other business, or where they are suitable for use for other business. Full stop. Sir, please repeat after output of primary sectors. Just a minute, guys. आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स, आई थिंक वहीं पे मैंने फुल स्टॉप कर दिया था, या ओके लिखिए आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स where they are suitable for the use by other business, where they are suitable for the use by other business. Output of and manufacture finished goods or where they are suitable for the use by other business. Full stop. Since this sector is associated with different kinds of industries, since this sector is associated with different kind of industries, Sir, can you please repeat? since this sector is associated with different kind of industries, it is called industrial sector.
It is called industrial sector. It is called industrial sectors. So stop. People engaged in secondary activities are called blue collar workers. People engaged in secondary activities are called blue collar workers. People engaged in secondary activities are called blue collar workers. So tell me, guys, Kharagpur pass IITN, working in, employed in sales, Steel Authority of India Limited. Okay, he will be Sir, classified can as you please repeat the question? a Kharagpur pass IITN. Okay, working in SAIL, Steel Authority of India Limited. Okay, SAIL factory, steel manufacturing factory. Okay, a civil engineer. तो वो ब्लू कॉलर वर्कर होगा, रेड कॉलर वर्कर होगा, व्हाइट कॉलर वर्कर होगा, क्या होगा? Sir, blue color. वो ब्लू कॉलर वर्कर होगा, So white collar worker. वो व्हाइट कॉलर वर्कर होगा. समझिए गाइस, he will not be classified as a blue collar worker. ब्लू कॉलर वर्कर मतलब लेबर्स. अब जैसे एक IIM अहमदाबाद पास आउट कई कंपनीज में काम करता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके भी कुछ नोन फ्रेंड्स होंगे, मेरे कुछ नोन फ्रेंड्स हैं who is working with Honda, okay, Japan. Okay, I think he's passed out from IIM Bangalore. Okay, तो he's working in Honda. Okay, वो मैनेजमेंट देखता है, तो वो ब्लू कॉलर वर्कर थोड़े ना हो जाएगा. He's a white collar worker. Okay, because he looks after the management. तो जो इंजीनियर होगा, जो सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर होगा, तो वो लेबर का काम नहीं करेगा. उसका काम है डिजाइन करना, ओवरऑल को सुपरवाइज करना, कैसे चलती है, क्या चीज को बेटर किया जा सकता है. ध्यान रखिएगा इस इकोनॉमी के, मैंने कहा ना इकोनॉमिक क्वेश्चन थोड़े से अप्लाइड होते हैं, तो थोड़ा सा यूपीएससी के इकोनॉमी के क्वेश्चन में थोड़ा सोच समझ करके मतलब बबल्स को वो करिएगा, डार्कन करिएगा, एकदम से मत चला दीजिएगा. ये So है फिर. one question. हाँ जी, बोलिए प्रशांत. Sir, if a engineering graduate who Hmm. have done his BTech or MTech or whatever, he just joined the industry. हम्म, So he is on a minimum package, हम्म, and his senior who's working for 5 or 6 years, he's on a senior package. Like he's working in a sales or marketing. हम्म. So what they are called and which category they will fall in? डेफिनेटली देखो, इफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इसमें ज्यादा हाइपोथेटिकल चीजें नहीं इंक्लूड करूंगा. इफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जॉइन इंडस्ट्री as per his qualification, okay, so he will considered as a white collar job. But हाँ, जैसे for example, if a engineering graduate, जैसे we all know guys कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस मशरूम हो चुके हैं. ओके, इवन देन हमारे इंडस्ट्रीज महिंद्रा ने भी कहा था कि भारत के 90% जो इंजीनियर्स हैं वो नॉलेज नहीं रखते, बेसिक नॉलेज नहीं रखते. ये उनका स्टेटमेंट रहा है. तो अगर वो अपने लेवल से नीचे का जॉब ज्वाइन करता है तो he will considered as, just अगर suppose लेबर का जॉब ज्वाइन करता है, he will be known as blue collar worker. He can't be a professional. तो पर्सन जिस उसमें engaged होता है उसके हिसाब से उसका कॉलर डिसाइड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ग्रे कॉलर वर्कर. Gray collar workers are those persons who are working
आफ्टर द एज ऑफ रिटायरमेंट. ओके, मतलब जो 60-65 के ऊपर भी वर्क कर रहे होते हैं उन्हें ग्रे कॉलर वर्कर कहा जाता है. ओके, तो दीज आर द थिंग्स जो पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आईएएस के भी, प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट है. 4 कैटेगरी दे देगा और कहेगा मैच द फॉलोइंग कर दीजिए. ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी बनते हैं यूपीएससी में. ओके, देखिए गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. एग्जाम्पल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आर, लिख लीजिए, एग्जाम्पल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आर factories producing steel, chemicals, plastic, cars. Factory producing steel, chemicals, plastic, car. Food production such as food processing, or brewing industries. Food production, food processing or brewing, BREWING, brewing industries. Oil refineries. Oil refineries. Full stop. Tell me guys, in economy, what do you understand by sunrise industries? सर जी प्रीलिम्स का भी टॉपिक है. इकोनॉमी में सनराइज इंडस्ट्रीज उन इंडस्ट्रीज को कहा जाता है जिनके ब्राइटर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं. उन्हें सनराइज इंडस्ट्रीज कहा जाता है जिनके ब्राइटर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं. ओके, कुछ लाइनें लिख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट हैं. ओके, लिखिए गाइस. This sector is often divided into various type of industries. Like light industry and heavy industry. Like light industry and heavy industries. Industries and heavy industries. Sir, please repeat. तो ये लाइट इंडस्ट्रीज कौन से हुई? एनीवन इन द क्लास? हाँ जी मोहित जी. Plastic goods, like plastic good manufacturers or small parts manufacturers. ओके, like BL, लाइक Bharat भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. ओके, आपने तो मेरे को क्वेश्चन दे दिया. तो बीएल लाइट इंडस्ट्री हो जाएगी और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बीएचईएल हैवी इंडस्ट्रीज हो जाएगी. हाँ, लाइट इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज गाइस व्हिच मैन्युफैक्चर एफएमसीजी. FMCG stands for, I hope you understand, fast moving consumer goods. मतलब जरूरी नहीं कि लाइट इंडस्ट्री लाइट बनाए, ध्यान रखिएगा. लाइट इंडस्ट्रीज लाइक are those industries which are generally in the production of FMCG. FMCG मतलब टूथपेस्ट, आपके अदर टॉयलेटरीज, ओके, हेयर ऑयल, ओके, शैम्पू, जो जल्दी खत्म हो जाता है, सोप्स. हाँ, बट ऑब्वियस है ट्यूबलाइट्स आती हैं उसमें, ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स. लाइट इंडस्ट्रीज में लाइटिंग आती है,
ओके, वो लाइट इंडस्ट्रीज है। हैवी इंडस्ट्री जैसे BHEL, ओके, या आपके सेल्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये हैवी इंडस्ट्री है। दो मामले में, जिनका आउटपुट बहुत हैवी होता है या जिन्हें स्टैब्लिश करने में हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, हैवी इंडस्ट्रीज। लाइट इंडस्ट्री कई बार कॉटेज इंडस्ट्रीज भी हो जाती है। समझ में आएगा इस? तो पहला कैटेगराइजेशन है लाइट इंडस्ट्री एंड हैवी इंडस्ट्रीज। लिखिएगा इस। This sector is often divided into light industry and heavy industry. Light industry is usually less capital intensive. Light industry is usually less capital intensive than heavy industry. Less capital intensive than heavy industry, and is more consumer oriented than business oriented. And is more consumer oriented than business oriented. And more consumer oriented than business oriented. Most of the light industry products are produced for end users. Are produced for end users. End users. So please repeat. Most of the products in the light industry are produced for end users. जो सीधे हमारे और आपके लिए बनते हैं। Examples of light industries include FMCG industries. Example of light industry include FMCG industries, like industries which manufacture household items, clothes, shoes, furniture, furnitures. Full stop. Next paragraph. Heavy industry means traditional production industries which require high capitalization, and they generally traditional production industries which require high capitalization, and generally they produce in large quantities. They produce in large quantities. Please repeat the last one. Require high capitalization and generally they produce in large quantities. Auto industry, steel. सर रिपीट कर दीजिए सर. From where, dear? Starting से सर heavy industries. Heavy industries are those traditional production industries which require high capitalization and produce in large quantities like auto industry, steel industry, rubber and petroleum industries.
auto industries, steel industry, rubber and petroleum industries. Rubber and petroleum industries. First stop comes under heavy industries. लिखिए नेक्स्ट कैटेगरी है कोर इंडस्ट्रीज. बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं. कोर इंडस्ट्रीज. Industries. Core sector of the economy are the main or key industries in the economy. Core sector of the economy are the key industries of the economy. In India, there are there are 8 sectors which are considered as core sectors. 2 बार prelims में क्वेश्चन बन चुका है. In India, there are 8 sectors which are considered as core sectors. Which are considered as core sectors. These sectors have major impact on general economic activities. These sectors have general impact on sectors have major impact on general economic activities as well as industrial activities. They significantly impact on other industrial activities Pardon, sir. they significantly impact on other industries on other industrial activities first stop लिखिए these 8 core sectors have a combined share of 40% in the index of industrial production.
combined share of 40% in the index of industrial production. The 8 core industries in decreasing order of weightage. बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं क्लास. The 8 core industries in decreasing order of their weightage. Weightage are petroleum and refinery production. Petroleum and refinery production 28.04 percentage. Petroleum and refinery production 28.04 percentage. Electricity generation 19.85 percentage. Electricity generation 19.85 percentage. Steel production 17.92 percentage. 17.92 percentage. Coal production 10.33 percentage. Coal production 10.33 percentage. Crude oil production 8.98 percentage. Crude oil production 8.98 percentage. Natural gas production 6.88 percentage. Cement production 5.37 percentage. Sir, And natural gas production 6.88 percentage. Cement production 5.37 percentage. Fertilizer production 2.63 percentage. Sir, fertilizer production. का 2.63 percentage. Full stop. Sir, can you please repeat the percentages of everyone? Okay, I'm repeating. Petroleum and refinery production 28.04 percentage है. Electricity generation 19.85 percentage है. Steel production 17.92 percentage है. Coal production 10.33 percentage है. Crude oil production 8.98 percentage है. Natural gas production 6.88 है. Cement production 5.37 है. Fertilizer production 2.63 है. Okay. Clear है guys? So Yes, sir. ये आपका कोर इंडस्ट्रीज हो गया. ओके, लिखे क्लास. नेक्स्ट. सनराइज इंडस्ट्रीज. Sunrise Industries. Sunrise Industries is a term used for sector. Sunrise Industry is a term used for a sector that is just in its infancy. That is just in its infancy. So can you please repeat? Sunrise Industry is a term used for a sector that is just in its infancy, but shows promise of rapid boom. But shows of rapid boom. The industry is typically characterized by high growth rates. The industry is typically characterized by high growth rates.
growth rates, high degree of innovation, generally has plenty of public awareness about the sector, and investor get attracted to its long-term growth prospects. Full stop. Existing Indian sectors like information technology, telecom sector, healthcare sector, etc. are Please likely, repeat, sir. like information technology, telecom sector, healthcare sector, etc. hold good future prospects, and therefore are counted in the sunrise industries. First job. क्लियर है गाइस? और मुझे लगता है कि नेटवर्क थोड़ा अनस्टेबल है, काफी लोग मेरे को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं ज्वाइन करने की, डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। देखिए गाइस, नेक्स्ट इज टर्शियरी सेक्टर। Tertiary sector of economy, also known as service sector, is the sector which help in development of primary and secondary sectors, primary and secondary sector. In other words, by itself, economic activities in tertiary sector do not produce a goods, but they are aid or support for the production. Sir, please repeat. By itself, economic activities in tertiary sector do not produce a goods, but they are an aid or support for production.
The tertiary sector of economy involves the provision of services to businesses The tertiary sector of economy involves provision of services to businesses as well as final consumers. To businesses, Sir, it involves. tertiary sector of economy involves provision of services to businesses as well as final consumers. Sir, provision of. Tertiary sector of economy involves provision of services to businesses as well as final consumers. Full stop. Service sectors are defined in conventional economic literature. Service sector is defined in conventional economic literature. Service sector is defined in conventional economic literature as intangible or invisible goods. As intangible और इनविजिबल गुड्स, ये हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ेंगे. इनविजिबल्स, इनटैंजिबल और इनविजिबल गुड्स मतलब वो चीज जिसको आप छू नहीं सकते. इनटैंजिबल और इनविजिबल गुड्स. अब जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं जो सर्विसेज दे रहा हूं, वो सर्विस सेक्टर है, ये इनविजिबल है. अब ये मत कहना कि सर मैं लिख रहा हूं. वो लिख रहे हैं, वो आप अपने एक फॉर द परमानेंट मेमोरी के लिए लिख रहे हैं कि 6 महीने बाद भी रिवीजन करेंगे. यू हैव सम कंक्रीट फॉर्म. डॉक्टर जो सर्विस देता है वो भी इनविजिबल है, उसे आप टच थोड़ा ना कर सकते हैं. हाँ, अगर आप कोई गुड खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, माउस खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, कुछ भी चीज खरीदते हैं, बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, तो दैट इज विजिबल गुड, दैट इज टैंजिबल गुड्स. टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो अपनी सर्विस दे रही है वो इनविजिबल सर्विस दे रही है. टीसीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विस देता है, इनविजिबल सर्विस देता है. सीए विजिबल थोड़ा ना होती. सर्विसेज को कैसे आप विजिबलाइज करोगे? समझ पा रहे हैं क्लास? ओके, यू गाइस इन सब पे प्रीलिम्स में भी थोड़े मतलब डीप थिंकिंग के क्वेश्चंस बन जाते हैं. ओके, लिखे गाइस. द सर्विस सेक्टर may involve transport, distribution and sale of goods. Transport, distribution transport, distribution and sale of goods from producer to consumers. Sale of goods from producer to consumer. Producer to consumer. Or may involve in provision of service such as entertainment. Or may involve in provision of service such as entertainment. Please repeat. Or may involve the provision of service such as entertainment. The service sector consists of soft part of the economy. Underline कर देना, prelims के लिए important line है. The service sector consists of soft part of the economy. The service sector consists of soft part of the economy. Consider following statement regarding service sector. Question बन जाएगा.
like insurance, tourism, banking, retail, insurance, tourism, banking, retail, education, etc. In service sector, pink collar worker as well as white collar workers are employed. Pink collar worker as well as white collar worker are employed. देखिए guys, a pink collar worker generally need not require much professional training. And are employed in low salaried job. A pink collar worker generally need not require, I'm repeating, a pink collar worker generally need not require much professional training and are employed in low paid job, whereas white collar jobs, white collar job workers are professionals, highly educated workers, in the high office positions. तो आपको मालूम चल गया, रेड कॉलर वर्कर, ब्लू कॉलर वर्कर, पिंक कॉलर वर्कर, व्हाइट कॉलर वर्कर, और मैंने आपको एक्स्ट्रा में ग्रे कॉलर वर्कर भी बता दिया. ओके, क्लियर है गाइस? तो गाइस ये 3 सेक्टर हाइपोथेसिस होती है. एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? चीजें क्लियर हैं? ओके, तो गाइस हम कल इसके आगे चीज बढ़ाएंगे. ओके, कल हम जहां तक हैं वी विल एबल टू फिनिश दिस चैप्टर, और फ्रॉम नेक्स्ट मंडे वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, दैट इज नेशनल इनकम. फ्रॉम नेक्स्ट मंडे कल हम इसके आगे कर रहे हैं. कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. ओके, और उसके बाद हम सेकंड चैप्टर में इकोनॉमी में एंट्री करेंगे, दैट इज नेशनल इनकम. क्लियर है गाइस? और थर्सडे को आपका इंडियन ज्योग्राफी का हम फर्स्ट चैप्टर परस्यू करेंगे. ओके, और कोई भी अगर आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो,